हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, लास्ट क्लास हम लोग रिसर्च का बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे और रिसर्च के बारे में डिटेल में चर्चा किए थे रिसर्च टॉपिक में। आज हम लोग जो है वो रिसर्च का स्टेप्स का चर्चा करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? स्टेप्स कह लीजिए, प्रोसेस कह लीजिए, प्रक्रिया कह लीजिए, सारी बातें एक ही है। अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, प्रक्रिया की, तो भाई साहब प्रक्रिया क्या होता है? अगर मैं कोई किसी प्रोसेस की बात करूं, रिसर्च की अभी बात भूल जाते हैं, अभी हम लोग बेसिक समझते हैं कि प्रक्रिया क्या होता है ना, प्रोसेस क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं आपके घर में चाय बनती है सर, बिल्कुल बनती है और हम भी बनाते हैं, है ना। हमारा तो है, चाय बनता है, मैगी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है नहीं जी। तो अगर मैं बात करूं चाय बनाने का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, हम गैस जलाएंगे, गैस हमारे पास होगा, गैस जलाएंगे, उसमें जो है कोई भी अपने पास बर्तन होगा, उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद फिर उसको बॉईल करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे, अदरक डालेंगे, इलायची डालेंगे, है ना, ये सारा चीज डालेंगे। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, दूध उसमें डालना होगा तो दूध डालेंगे, नहीं तो फिर वो पानी खौलता हुआ पानी लेके और दूध ऊपर से डाल देंगे, चाय बन जाएगा। प्रोसेस तो यही है, प्रक्रिया तो यही है। तो अगर चाय बनाने का प्रोसेस ये सिंपल सा है, चाय हमारी बनके तैयार हो गई, तो हमने क्या कहा कि चाय की प्रक्रिया ये थी, यही कह रहे हैं हम। बात समझे? चाय का प्रोसेस, चाय बनाने का प्रोसेस सिंपल है। क्या किया हमने? चाय बनाने का प्रोसेस को देख लिया, चाय हमारी बनकर रेडी हो गई। ठीक उसी प्रकार अगर हम रिसर्च के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हमने रिसर्च में क्या देखा था कि सर फाइंड समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास है, उसमें से भी हमें कुछ ऐसी खामियां, कुछ ऐसे चीज मिलते हैं जिसके बारे में हमें नया कुछ फाइंड आउट करना पड़ता है। और उसको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस है? अगर हम रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो रिसर्च मतलब दोबारा फाइंड आउट करना समथिंग, और किससे? एग्जिस्टिंग वन, पुराने वाले से, है ना। तो अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है और वो भी किसको? जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है, तो फिर क्या करना हमें होगा? उसका एक प्रोसेस होगा, उसका एक स्टेप्स होगा, हमें उसी की चर्चा आज करनी है। बात समझ में आ रही है जी? तो चलिए चलते हैं क्लास में, आज उसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है रिसर्च स्टेप्स और कैसे हम एक एक करके डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे। प्लस ये भी देखेंगे कि रिसर्च से आने वाले सवाल जो है वो कैसे आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का इससे आता ही आता है। आप डेफिनेटली रिसर्च स्टेप्स या प्रोसेस जानेंगे तो आपको आगे जब आप पीएचडी करेंगे, जब आप आगे नेट क्वालिफाई कर लेंगे, जब आपको किसी भी फील्ड में पेपर लिखना होगा तो ये रिसर्च का स्टेप्स बहुत काम आने वाला है। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं और चलते हैं आगे। आइए अब देखिए, अब क्या है कि भैया अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, आप कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यू में इसमें सर्च करेंगे और यहां पे इसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। मैं यहां पे मतलब जितना भी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड जितना भी लेक्चर्स होगा उसके नोट्स जो है यही डाल दूंगा। इसके साथ साथ आप कॉमर्स वाला भैया को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा सर, आपको स्टेट में जितने भी लेवल के एग्जाम्स होते हैं कॉमर्स से और जेट होगा, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना जी। जी चलिए चलते हैं सर रिसर्च के स्टेप्स की, रिसर्च के स्टेप्स की या क्या बोलेंगे, प्रोसेस की। तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वो सारा चीज जहां पे हम शुरुआत और एंड कर देते हैं किसी भी चीज को करने का। चाय बनाना है तो चाय का जो स्टेप्स होगा, क्या कैसे कैसे चाय बनेगा, उसको हम बोल दिए चाय बनने की प्रक्रिया। रिसर्च भी वही है कि रिसर्च हम करेंगे कैसे, है ना, उसका सारा एक एक स्टेप वही क्या हो जाएगा सर, रिसर्च स्टेप्स हो जाएगा, रिसर्च का प्रोसेस हो जाएगा, रिसर्च की प्रक्रिया हो जाएगी। नहीं, बात कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है, अब क्या कह रहा है ये देखिए कि भैया रिसर्च का स्टेप्स या प्रोसेस की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि रिसर्च का प्रोसेस का मतलब होता है कि कुछ एक्शंस या स्टेप जो हम लेते हैं साइंटिफिक रिसर्च को करने के लिए, जो हम कुछ फॉलो करते हैं कुछ प्रोसेस को, वो सारा क्या कहलाता है? रिसर्च का स्टेप्स या प्रोसेस कहलाया जाता है। देखो, रिसर्चर जब भी रिसर्च करता है तो उसको सर्टेन स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। रिसर्च करने के टाइम में कुछ कुछ प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है, जो आगे जिसके कारण क्या होता है, उसका आगे जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, अगर वो इन सारी चीजों को ध्यान में
रखता है। तो हम बात वही शुरू करेंगे, ज्यादा लेट ना करते हुए हम बात वही शुरू करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि सर सबसे पहले हमको बताइए कि रिसर्च में सबसे पहला काम क्या है। सर क्या हम सभी चीजों का रिसर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो रिसर्च करिएगा, कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर आप ही सब कर लीजिएगा तो फिर दुनिया वाला क्या कहेगा? तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा सबसे पहले स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स के बंदे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर आप कॉमर्स के बंदे हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने जो पीजी किया होगा, आपने पीजी किससे किया होगा? सब पीजी किया हमने मान लो मार्केटिंग से। किससे किया है? मार्केटिंग से। हमने किया फाइनेंस से, हमने किया ये एचआर से, एचआरएम से। नॉर्मली ये तीन लेके चलते हैं कि हम या तो मार्केटिंग से होंगे या फाइनेंस होंगे या एचआरएम होंगे, ये तीन आपका चलता है एमकॉम में, ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए, जो आप अगर जिस भी टॉपिक से होंगे, सपोज करिए आप फाइनेंस से हैं, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस रहा है तो मैं आपको और अच्छे से बता दे रहा हूं। चलो फाइनेंस रहा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। फाइनेंस अगर मेरा टॉपिक है या फाइनेंस से मैंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स अपनी, तो अब जो मैं रिसर्च करूंगा तो मेरे लिए क्या इजी होगा? मेरे लिए इजी ये होगा कि मैं वैसा टॉपिक सेलेक्ट करूं जो मैं, जिसपे मैं 5 साल काम कर पाऊं, जिसपे मैं 3 साल काम कर पाऊं, जिसके लिए मैं मतलब मैं बेनिफिट दे सकूं सोसाइटी को, ऐसा लेना पड़ेगा जी। अब फाइनेंस भी तो एक बहुत बड़ा टर्म है जी। अब फाइनेंस बहुत बड़ा टर्म है तो उसमें से मुझे क्या ढूंढने होंगे? सब टॉपिक्स ढूंढने होंगे कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। सब टॉपिक्स, क्या मेरा इंटरेस्ट बैंक से रिलेटेड है और बैंक को फाइनेंस से कोरिलेट करना होगा? क्या मेरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? क्या मेरा टॉपिक्स जो होगा वो कोई सर्विस इंडस्ट्री से होगा, है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहला चीज, तो पहला काम क्या है सर? आइडेंटिफाई अ टॉपिक, या आइडेंटिफाई, सबसे पहले सेलेक्ट करना टॉपिक को। तो जब हम ये टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जब हम ये सारा चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं टॉपिक को। टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद, या फिर उसको बोलते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना उस जगह पे, तो फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद हम देखते हैं लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। चाहे पहले कुछ पेपर पढ़े, ठीक है, मान लो कि मैंने एग्रीकल्चर फाइनेंस की टॉपिक्स देखी। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड मैंने 10, 20, 50 जर्नल्स पढ़े, टॉपिक्स पढ़ा, चीजों को देखा। अब देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं कुछ ये फील हुआ, कुछ ना कुछ, जैसे 10 टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि कुछ चीजें कॉमन है। क्या है? कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मुझे मिली जो उन 10 में से कहीं भी नहीं था, उन 10 में से कहीं भी नहीं था, ठीक है। होता है नॉर्मली कि अगर मैंने 10 टॉपिक मैंने पढ़ा तो इन 10 टॉपिक में सिमिलर तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी चीज है जो सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिसर्च गैप। और वही रिसर्च गैप जो होगा, वो रिसर्च गैप आपका बन जाता है टॉपिक, या वही रिसर्च गैप आपका बन जाता है प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिफाइन द प्रॉब्लम या एस्टैब्लिश। तीनों एक ही बात है, आइडेंटिफाई, डिफाइन, एस्टैब्लिश द प्रॉब्लम। अब जब हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया, जब हमको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, तो अब हम उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करते हैं। उससे रिलेटेड क्या करना शुरू करते हैं? लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है ये बताइएगा। देखिए, लिटरेचर रिव्यू कहने का मतलब है कि उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्चेज हुए हैं, मान लो आप एग्रीकल्चर फाइनेंस टॉपिक लिए हो और आप झारखंड में रिसर्च कर रहे हो, झारखंड में ये रिसर्च कर रहे हो कि भाई साहब ऐसा है कि जो प्रोसेस है किसका, बैंक का लोन लेने का प्रोसेस और किसानों को, फार्मर्स को लोन देने का प्रोसेस कितना इजी है, ठीक। ये आप टॉपिक फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि प्रोसेस इजी है। अगर प्रोसेस इजी है तो कितना इजी है, नहीं इजी है तो कितना इजी है, ये देखना चाह रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उससे रिलेटेड पेपर ढूंढने पड़ेंगे। अब पेपर कहां मिलेगा आपको? पेपर ढूंढने के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो आप शोध गंगोत्री से कुछ साइनोप्सिस ढूंढ सकते हैं। शोध गंगोत्री है ना, ये साइनोप्सिस के लिए है। उसके जगह पर गूगल स्कॉलर है, वहां पे आप पेपर ढूंढ सकते हैं,
ठीक है, उसके जगह पर इमराल्ड स्कोपस इंडेक्स पेपर ढूंढ सकते हैं, एबीडीसी पेपर ढूंढ सकते हैं। जब जैसे भी आपको गूगल में टाइप करके लिखेंगे पेपर्स, जर्नल्स या रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक, हाँ आपके पास 50, 100, हजारों जर्नल्स आपके पास आ जाएंगे। और अगर आपको साइनोप्सिस चाहिए तो साइनोप्सिस के लिए शोध गंगोत्री जाएंगे तो लाखों साइनोप्सिस वहां पड़े हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से जब आप पेपर पढ़ लेंगे तो आपको ना बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब अभी तक इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं और आगे कैसे कैसे होने वाला काम करने वाला चीज है। तो जब आप वो डिसाइड कर लेंगे लिटरेचर रिव्यू, फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों ये रिसर्च कर रहे हैं, हम जो रिसर्च गैप फाइंड किए हैं उसके लिए मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या बेनिफिट कर रहा हूं सोसाइटी को, सोसाइटी बेनिफिट टू दी सोसाइटी की रिसर्च करना क्यों है, बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, क्योंकि रिसर्च होता ही उसी के लिए। नहीं अगर हम कुछ कर रहे हैं और बेनिफिट सोसाइटी का बेनिफिट ना हो तो करके भी कोई फायदा नहीं है। नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स का डिसाइड करेंगे कि भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए। मैं ओवरऑल आपको पहले बता रहा हूं, फिर इसके डेप्थ में भी कहानी आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर हम चलें, अब हम जब हमको आइडिया बन जाता है कि भाई साहब इतना सारा पेपर पढ़ लिया, अब मेरे से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम एजम्पशन लगाते हैं कि इसका क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो उस बेस पर हम बनाते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई साहब मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसा वाला। ठीक है, तो हम फिर जब हाइपोथेसिस बना लेते हैं उस बेस, अब मेरा ये काम जो था ये प्राइमरी, ये हो गया काम। इतना काम करने के बाद जब हाइपोथेसिस आपका बन गया तो अब आप शुरू करते हैं रिसर्च का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं कि आगे का हमको काम कैसे करना है। तो रिसर्च का फ्रेमवर्क कैसे काम, उसको क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे रिसर्च डिजाइन। डिजाइन बोलते हैं ना कि भाई ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ऐसा डिजाइन है, वैसा डिजाइन है, और गर्ल्स में तो ये सारा प्रचलित है ही। तो इसीलिए रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या हुआ, रिसर्च का एक फ्रेमवर्क, आगे का ब्लूप्रिंट कि भाई हम काम कैसे करेंगे, है ना, दैट इज रिसर्च डिजाइन। अब उस बेस पर आगे बनता है सैंपल। सैंपल क्या हो गया, सैंपलिंग प्रोसीजर, सैंपलिंग कैसे करना है, कौन सा मेथड लगेगा, वो सारा चीज, है ना। जैसे फिर उसके बाद होता है डेटा कलेक्शन। सैंपलिंग, सैंपल दो तरह के सैंपल होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब सैंपल कलेक्शन हो जाता है, डेटा कलेक्शन, सैंपल किस मेथड से करेंगे ये डिसाइड हो जाता है, तो हम लोग करते हैं डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। प्राइमरी जब आप स्वयं खुद जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं या किसी सोर्स, प्राइमरी सोर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट हो जाता है। सेकेंडरी जब आप किसी डेटा को, यूज किया हुआ डेटा को यूज करते हैं, है ना, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। डेटा, उसके बाद डेटा कलेक्शन हो गया, फिर हम करते हैं डेटा को एनालाइज, है ना, कौन सा मेथड लगेगा, कैसे डेटा को एनालाइज किया जाएगा, है ना, ये सारा चीज देखते हैं। और फाइनली हम करते हैं टेस्टिंग। क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम देखते हैं कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, है ना, ये सारा टेस्ट होता है। और इस बेस पर हम करते हैं इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट्स बना देते हैं। इसके बाद इंटरप्रिटेट करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो ये एक ओवरऑल आपके पास क्या था, बेस था। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको यहां पहले समझा रहा हूं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक बात मेरे को बताइएगा। ठीक है सर, बता देते हैं, बिल्कुल आप पूछिए तो सही। जब आप चाय बना रहे थे, ठीक है, तो अगर कोई मान लो कोई अदरक नहीं डाला तो फिर उसकी चाय नहीं बनी क्या, बन गई सर। मान लो कोई बीच में इलायची नहीं डाला, उसकी चाय नहीं बनी, बन गई सर, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से रिसर्च के स्टेप्स या प्रोसेस में अगर कोई चीज छोड़ दिया, जैसे मान लो एग्जाम के टाइम में ये 5 प्रोसेस दे दिया, क्या क्या प्रोसेस दे दिया मैं आपको दिखाता हूं। मान लो लिटरेचर रिव्यू दिया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया, फॉर्मुलेशन ऑफ और इतना ही दिया, ये 5 दिया, ये 5। ठीक है, अब बोला कि रिसर्च के स्टेप्स को सही तरीके से कीजिए, मतलब पहले नंबर पर ये दे दिया, दूसरे पर ये, चौथे पे ये, तीसरे पे ये, है ना, और 5वें पे ये, ऐसा नंबर दे दिया। अब बोला इसको क्या करो, सीक्वेंस कर दो। क्या बोला, इसको सीक्वेंस करो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चौथे नंबर पर जो है
वो पहला नंबर पर आएगा, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू पहला, इन पांचों में से तो सबसे पहला वही होगा, क्योंकि वहां आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दिया नहीं है। तो आप क्या मान लेंगे कि मेरा प्रोसेस यही है, क्या मानेंगे, मेरा प्रोसेस यही है। तो पहले क्या होगा, लिटरेचर रिव्यू, फिर दूसरा में क्या होगा भाई साहब, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो ये तीसरा नंबर में वो दे रखा होगा, आप इसको दूसरा मानेंगे। तीसरा होगा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, चौथा होगा रिसर्च डिजाइन, और पांचवा सैंपल डिजाइन। तो ये सही प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाएंगे तो आपके पास और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लो यहां पे डेटा कलेक्शन है ना, तो या सैंपल डिजाइन, तो यहां दे देगा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भैया अगर ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, क्योंकि अब के एग्जाम में डेप्थ बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर मान लो ये दे दिया, 4 दे दिया, और ये सैंपल डिजाइन को हटा दिया और यहां लिख दिया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि सैंपल डिजाइन में ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, सैंपलिंग करते हैं तो ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आती है। तो फिर आप आराम से क्वेश्चंस बना लोगे और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इसके इंटरनल प्रोसेस के सारी चीजें पता नहीं होंगी तो फिर नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये तो था बेसिक चीज, ये क्या था, ये बेसिक चीजें थी जो आपको इतना याद रखना है। इतना अगर याद रख लोगे तो 70% आपका काम बन जाएगा, 70% काम आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ उसके और डेप्थ में। तो डेप्थ समझने से पहले आइए देखते हैं कहानी क्या है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन होगा, कि भाई साहब आपको फाइंड आउट करना है रिसर्च गैप, कि क्या जो पिछले में रिसर्च हुआ है 10, 12, 20 जो हमने पढ़ा टॉपिक, उसमें से क्या रिसर्च गैप निकल के आता है, मुझे क्या काम करना है, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम। व्हाट आई हैव टू डू इन नेक्स्ट रिसर्च, तो दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम। अब उस बेस पर जब आप रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेंगे, रिसर्च गैप ढूंढ लेंगे, क्या है, रिसर्च गैप ढूंढ लेंगे, तो उस बेस पर आप फिर पढ़ेंगे लिटरेचर रिव्यू, कि भाई मैंने जो टॉपिक ढूंढा है, जो रिसर्च गैप ढूंढा है, उससे रिलेटेड कितने टॉपिक्स हैं, उस टाइप के कितने टॉपिक्स हैं, वो लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे, है ना। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। रिसर्च डिजाइन में क्या करेंगे, आप जो क्या कैसे काम करने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे पूरे रिसर्च का। फिर सैंपलिंग का मेथड होगा, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बेस पर देखेंगे कि भाई साहब हमको कौन सा सैंपल लेना है। फिर डेटा कलेक्शन करेंगे, जिसमें आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चनेयर बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, इंटरव्यू के थ्रू होगा, ये सारे थ्रू करेंगे। और फिर डेटा एनालाइज करके, देखिए डेटा एनालाइज करने के बाद क्या हो रहा है, डेटा एनालाइज करने के बाद मतलब हुआ कि डेटा को प्रोसेस करना, कितने कितने पार्ट में एडिट करना, डेटा को कोड करना, क्लासिफाई करना, टेबुलेशन फॉर्म में लाना, प्रेजेंटेशन फॉर्म में लाना, मेजरमेंट करना, है ना, डेटा को एक्सपोजिशन करना, है ना। अब देखो डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, नरेशन, ये सारा काम डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है भाई साहब, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट के थ्रू कि भाई साहब जो हमने एजम्पशन लिया था हाइपोथेसिस में वो कितना सही है या नहीं है, ठीक है। और इस बेस पर हम काम करते हैं। इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक नया लेक्चर भी पढ़ेंगे हम लोग पूरा लास्ट में, टेंशन लेना नहीं है। उसमें प्रोसेस और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी पढ़ा जाएगा, और उस बेस पर हम जनरलाइज करेंगे या इंटरप्रिटेट करेंगे ये सारा चीज को, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस इज पॉसिबल फॉर रिसर्चर। देखो ये बात कह रहा है कि भाई साहब जनरलाइज करना और इंटरप्रेट करना, और फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाएंगे क्या, रिसर्चर शुड प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर व्हिच ही हैज डन वर्क, जो आपने काम किया है उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, प्राइमरी रिपोर्ट डिजाइन करेंगे प्राइमरी स्टेज में, और फिर उसको मेन टेक्स्ट में रिपोर्ट बनाएंगे, जिसमें आपका पहले देखिए प्राइमरी स्टेजेस में क्या होगा, टाइटल, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, है ना, फिर बैकग्राउंड, एक्नॉलेजमेंट, ये सारा चीज आपका टेबल ऑफ कंटेंट, ग्रुप चार्ट, ये सब लिखा होगा। और मेन टेक्स्ट में आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हाइपोथेसिस होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, मेथोडोलॉजी होगी, ये सारा चीज आपके किसमें आएगा, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट में आएगा। ये बात समझ में आ गई जी सर। चलिए अब हम ना इसको और ब्रेक करते हैं और तोड़ते हैं कि अगर डेप्थ टू डेप्थ आ जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा, कि प्रोसेस जो होगा वो मैक्सिमम कहां से पूछा जा सकता है। अगर आपने नेक्स्ट वाला प्रोसेस का चीज समझ लिया तो फिर प्रोसेस से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए आइए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला क्या बोला कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च गैप को फाइंड आउट करना, सेम चीज है।
उसके बाद लिटरेचर रिव्यू देखिए कि भैया उससे रिलेटेड पेपर ढूंढते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये हो गया। फिर वेरिएबल्स फाइंड आउट करना, वेरिएबल्स मतलब कि आपको मेजर करना है कि कौन कौन से वेरिएबल हैं, कौन सा मेजरिंग स्केल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है, इंटरवल है, इसके थ्रू। और फिर फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट बनाना है। इतना सारा काम करने के बाद आपको एक स्टेटमेंट बनाना है क्या, क्योंकि पता चल जाता है ना कि भैया आगे काम क्या होगा और उसका परिणाम क्या होने वाला है, थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। उस बेस पर आप रिसर्च डिजाइन बनाएंगे जिसमें आप प्रॉब्लम स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्टडी कैसे करना है उसका डिजाइन बनाएंगे। आपकी स्टडी जो होगी वो एक्सपेरिमेंटल होगी या नॉन एक्सपेरिमेंटल होगी, मेथड कौन सा लगाएंगे वो लिखना है। उस बेस पर आप ये देखेंगे कि डेटा कलेक्शन की रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, किसके थ्रू हम रिसर्च का ये करेंगे, डेटा कौन सा होगा, टाइप्स ऑफ डेटा है ना, मेथड्स डेटा कलेक्शन का क्या होगा। फिर डिजाइन करेंगे रिसर्च टूल की, कौन सा रिसर्च टूल हमको यूज करना है। उस बेस पर सैंपल्स लेंगे। सैंपलिंग सिंपल प्रोसीजर है कि भैया हम चूंकि सैंपल क्यों लेते हैं ये भी बात जान लीजिए। सैंपल लेने का मतलब ये है कि भाई साहब हम होल पॉपुलेशन को नहीं ले सकते। आप ध्यान दीजिएगा कि आपने ना टीवी पर अधिकतर एग्जिट पोल्स देखे होंगे या फिर बहुत सारी जगह पर मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि सैंपलिंग ली जाती। क्यों? आप पूरे होल फिगर का होल पॉपुलेशन का आप नहीं ले सकते और उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल चावल बनते देखा आपने जी, आप क्या करती हैं, हर पूरा जब चावल बन रहा होता है तो थोड़ा सा चम्मच से निकाल के देखती हैं चावल, दो चार देखती हैं पक गया या नहीं पका, और उस बेस पर आप अपना डिसाइड कर लेती हैं कि चावल पक गया या नहीं पक गया। उसी तरीके से रिसर्च में भी आपको थोड़े बहुत सैंपल्स लेने पड़ते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। और उस बेस पर आपको क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और उस बेस पर मान के चलना पड़ता है कि ये जो सैंपल है पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही हमें करना है, प्रोबेबिलिटी लेना या नॉन प्रोबेबिलिटी लेना, इसको डिसाइड करना है। उस बेस पर हमें सैंपल डिजाइन बनाने हैं और उस बेस पर हमें क्या करना है, रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। फिर डेटा कलेक्ट करना है, वो अलग अलग तरीका होगा डेटा कलेक्ट करने का, चाहे वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो, इंटरव्यू हो, क्वेश्चनियर हो, शेड्यूल्स हो, और प्रोसेस और एनालाइज करना है डेटा को, जिसमें एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन, ये सारी चीजें होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होता है, जनरलाइजेशन भी होता है, और फाइनली हम रिसर्च रिपोर्ट बना देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। मेन प्रोसेस आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, ये आपका मेन प्रोसेस है, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। बात समझ में आई? चलिए मैं आपको एक बार और रिवीजन करता हूं तो करा दूं सर? बिल्कुल करा दीजिए। फिर से सुनिएगा। सबसे पहले आप एक टॉपिक फाइंड आउट करिए। टॉपिक कैसे फाइंड आउट करिएगा? अपने इंटरेस्ट को ढूंढकर कि भाई साहब मेरा इंटरेस्ट किसमें है। पहले तो आप अपने स्पेशलाइजेशन देखिए, वहां से टॉपिक जब मिल जाए 2-4 चीजें पढ़िए, 10, 20, 50 पेपर पढ़िए। पेपर पढ़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि उसमें रिसर्च गैप क्या है। रिसर्च गैप ही क्या कहलाता है? रिसर्च गैप कहलाता है आपका प्रॉब्लम को एस्टैब्लिश करना, डिफाइन करना या आइडेंटिफाई करना। उसके बाद फिर से आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, अच्छे अच्छे पेपर्स पढ़ेंगे, चीजें देखेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है और उस बेस पर आपको क्या काम करना है। और उसी बेस पर आप अपनी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आप अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस एज्यूम करेंगे। अभी अजम्पशन होता है हाइपोथेसिस, यहाँ पे टेस्टिंग अलग चीज है, फॉर्मुलेशन अलग चीज है। तो हाइपोथेसिस मतलब होता है अजम्पशन या सपोजिशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट, जिस बेस पर हमें काम करना है। तो ये डिसाइड करेंगे। फिर रिसर्च डिजाइन बनाएंगे कि आगे का स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा मेरा। उस बेस पर इसी के अंडर सैंपल डिजाइन आ जाएगा। सैंपल डिजाइन में हम क्या करेंगे सर? सैंपलिंग देखेंगे, है ना, कि प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी है। उस बेस पर हम डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग देखेंगे कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाना है। और बाद में हम इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे, जिसमें सारा हम डिटेल्ड में सारा चीज मेंशन रखेंगे, ठीक है। अपनी कंक्लूजन्स भी क्लियर है बात जी। मुझे उम्मीद है आपको रिसर्च के स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक में। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हुआ तो मुझे बताइएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।